बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, CSS हम कर रहे हैं और आज हमने CSS के एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के बारे में इंशाल्लाह देखेंगे। एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या है, फॉर्म्स को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है CSS की मदद से, वेबसाइट के लेआउट किस तरह से CSS की मदद से बनाए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद यूनिट्स के बारे में थोड़ा समझेंगे, यूनिट्स क्या हैं, स्पेसिफिसिटी देखेंगे, इम्पोर्टेंट CSS में इम्पोर्टेंट का कीवर्ड क्या काम करता है, मैथ के कुछ फंक्शंस, और इसके अलावा मीडिया क्यूरीज वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ये इन चीज़ों को हम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने इमेज गैलरी तक पढ़ लिया था, इमेज स्प्राइट्स। ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि अब इमेज स्प्राइट्स को यूज़ नहीं किया जाता, इसकी जगह पर हम बने बनाए आइकन या फॉन्ट ऑसम वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, आइकन्स की लाइब्रेरीज यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर को देखते हैं। अच्छा, वो कहता है स्टाइल HTML एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, कि इट इज पॉसिबल टू स्टाइल HTML एलिमेंट्स दैट हैव स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट वैल्यूज। ये कह रहा है कि हम HTML के एलिमेंट्स, ठीक है, उनको मुख्तलिफ HTML के एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज के हिसाब से भी सिलेक्ट करके उनको स्टाइल कर सकते हैं। अभी तक हमने जो चीज़ें देखी थी, पहले सिलेक्टर्स वो कौन कौन से थे, एक सूडो सिलेक्टर देखा था, एक सिंपल सिलेक्टर, एक एलिमेंट के साथ सिलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आज हम देखेंगे HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स का हम किस तरह सिलेक्ट करते हैं। द एट्रीब्यूट सेलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट्स विद स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट, ये वही चीज़ बता रहा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल सिलेक्ट्स ऑल A elements with a target attribute। अच्छा, वो कहता है कि ये जो चीज़ नीचे अब बताई गई है, ये क्या चीज़ कर रही है, वो तमाम ऐसे एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है जिसको टारगेट एट्रीब्यूट दिया गया है। ठीक है, सिर्फ उन एलिमेंट्स को जिसको टारगेट का एट्रीब्यूट भी दिया गया है। इसकी हम एग्जांपल देखें। अच्छा अच्छा, ये देखें इधर प्लीज, जी बंद कर दें। अरे यहाँ पे हमारे पास देखें 3 लिंक्स मौजूद हैं। ठीक है, ए हाइपरलिंक रेफरेंस, एक को ये दिया गई है हाइपरलिंक रेफरेंस की वैल्यू, दूसरे को ये दी गई है, और तीसरे को ये हमारे पास 3 लिंक्स मौजूद हैं। लेकिन ये टारगेट का एट्रीब्यूट ये सिर्फ 2 एलिमेंट को दिया गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ उन एलिमेंट्स को ही स्टाइल किया जाए जिनको कोई खास एट्रीब्यूट भी दिया गया है, फर्ज करें हम टारगेट के साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने क्या लिखा, एंकर लिंक, उसके बाद यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, ये कुछ मसला बंद हो गया है। अच्छा, सॉरी, एक तो कनेक्ट आप वाला किया हुआ था, जो आपने कनेक्ट करवाया था। अच्छा, एक तो वो मसला बना उसकी वजह से, और दूसरा पता नहीं शायद मुझसे कोई बटन ऐसा प्रेस हो गया था आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद, कि 3-4 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई, वो बाद में आगे वाली रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज हो गई थी। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग थोड़ी ना दोबारा करनी है। अच्छा, ये मेरे पास माउस का साइन भी आ रहा है, क्यों आ रहा है? अच्छा, ये मेरे पास से बटन, ये ठीक है सॉफ्टवेयर। चले नहीं है, ठीक। अच्छा, ये देखें, ठीक, यस,
अच्छा, ये जो बॉर्डर्ड एलिमेंट था, इसकी एक एग्जांपल देख लें कि बाय डिफॉल्ट इसमें हमने क्या किया था। अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अच्छा, विथ आपने ये दिया, पैडिंग, मार्जिन, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। अच्छा, आपने ये रेड कर दिया है और बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल आपने। अच्छा, ये फोकस के लिए इसकी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली ही, एक मिनट, हाँ होनी तो फोकस से ही है। मैं चेक कर रहा हूँ ये बाय डिफॉल्ट इस पे जो लगी हुई है फोकस, इसके अगर स्टेट कर दें। एक्टिव, ये ऑटोमेटिकली ब्लैक नहीं होनी चाहिए फिर। जब हमने इसको बॉर्डर दे दिया ना ये रेड, तो ऑटोमेटिकली इसको ब्लैक होना नहीं चाहिए। ये मैं देख रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली ब्लैक हो क्यों रहा है। टेक्स्ट कॉलन फोकस, 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अच्छा, ये तो ग्रीन पे वर्क कर रहा है। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट चेंज होना नहीं चाहिए, पता नहीं ये कोई रूल वगैरह न्यू इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, फिर क्रोम इसको कर रहा है। क्या चीज़? टारगेट करने से, यही मैं कह रहा हूँ कि ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने बॉर्डर जब इसको बता दिया इनपुट टैब जितने भी हमारे पास, उसको एक मरतबा 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दो, तो रेड तो हो गया था। हमने फोकस के लिए खुद से कोई स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट नहीं की अब तक, नहीं ना की थी। तो वो, अब ये ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट क्यों कर रहा है, हो सकता है ये क्रोम में कुछ नई चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी, पहले इस तरह से होती नहीं थी चीज़ें। चलें, अच्छा ये आउटलाइन मेरे ख्याल से क्रोम लगा रहा है इस पे। सही सही, दरअसल ना ये क्रोम ही कर रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आउटलाइन उसको एक दे रहा है। ठीक है, ये क्रोम कर रहा है, दूसरे ब्राउज़र में ये चीज़ नहीं होगी इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये इस पे भी क्रोम कर रहा है ऑटोमेटिकली, और ये क्रोम ब्राउज़र में कुछ इन्होंने ऐसी नई चीज़ें गूगल के डेवलपर्स ने कर दी हैं कि क्रोम में ऑटोमेटिकली जब भी हम किसी इनपुट बॉक्स पे लेकर जा रहे हैं तो उसको इधर आउटलाइन एक लग रहा है। ये बहुत सारे ब्राउज़र ऐसे होंगे जिनमें ये चीज़ वर्क नहीं कर रही होगी। अच्छा, इस पे भी कलर्ड इनपुट आ गए कि यूज़ द बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं किसी भी इनपुट एलिमेंट को। ठीक है, उसके बाद फोकस्ड इनपुट के जब आप फोकस करें उसके हिसाब से, ठीक है, बैकग्राउंड को कलर को चेंज कर दिया। ठीक है, उस टाइम उसको बॉर्डर दे दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इनपुट विद आइकन इमेज, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके इनपुट में आइकन लगे होते हैं, वो किस तरह लगा दिए। ठीक है, वो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज एक दे दिया यहाँ पे। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज हमने लगाना सीखा था ना। ठीक है, वो किसी भी डिव एलिमेंट पे, तो मैंने आपको बताया है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, आपने किसी भी चीज़ को ये कंसीडर नहीं करना कि वो डिव है या स्पैन है। आपने हर चीज़ को कंसीडर यही करना है कि वो एक बॉक्स ही है हमारे पास। ठीक है, तो आपने बॉक्स को बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो ठीक है, आपने बॉक्स को बैकग्राउंड इमेज लगा दी। एक सर्च आइकन, एक छोटा सा आइकन रख लें अपने इमेज के फोल्डर में, तो आपने सर्च आइकन एक छोटा सा रख लिया और आपने बैकग्राउंड इमेज लगा दिया। उसके बाद उसकी पोजीशन आपने बता दी कि बैकग्राउंड पोजीशन किस पॉइंट पे शो होनी चाहिए। वो 10 पिक्सल टॉप से बॉटम पे आ गया और 10 पिक्सल ही लेफ्ट से इस तरफ को। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज करके देख सकते हैं। ये 10 पिक्सल लेफ्ट से इस तरफ और 10 पिक्सल टॉप से
इसने इस तरफ को किया तो ये चीज़ सेंटर में आ गई है। और उसके बाद उसने बैकग्राउंड रिपीट इसको बता दिया कि बैकग्राउंड रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं वो रिपीट हो जाती है। तो आपने इसके बैकग्राउंड रिपीट को ख़त्म कर दिया। अब आप जब कंटेंट लिखने जा रहे हैं तो वो इधर से शुरू नहीं हो रहा, इधर से शुरू हो रहा है। अब ये किस चीज़ की वजह से हुआ? ये पैडिंग लेफ्ट देने की वजह से हुआ। ठीक है? इसने पैडिंग लेफ्ट देके 40 पिक्सल कर दिया। अगर आप पैडिंग लेफ्ट नहीं देते, फिर इसने क्या करना है? फिर इसने आपके कंटेंट को इधर से लिखना शुरू कर देना है। क्योंकि ये पीछे जो ये बैकग्राउंड इमेज है हमारे पास। ठीक है? लग रही है समझ? क्लियर है चीज़ें? मैं आपको करके थोड़े से एग्जांपल डेमो करके दिखा देता हूँ। चेंज करके वैल्यूज़ कि ये किस तरह से फर्ज करें। अगर यहाँ पर आप पैडिंग किधर गई? ये लेफ्ट साइड की पैडिंग 40 पिक्सल। अगर आप लेफ्ट साइड पे पैडिंग सिर्फ 5 पिक्सल दें तो ये देखें कंटेंट ये जो लिखना शुरू करेगा वो इस जगह से लिखना शुरू करेगा। बैकग्राउंड इमेज उस जगह पे ही मौजूद है। क्लियर? बाकी वो छोटी छोटी CSS की प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं जो हमने पहले से सीखी हुई हैं। अच्छा उसके बाद एनिमेटेड सर्च इनपुट। आपने अक्सर वेबसाइटों पे ऐसे भी देखा होगा कि आपके पास सर्च इनपुट वो छोटा सा आता है। अब जैसे ही उस पर फोकस करते हैं वो एक्सटेंड हो जाता है। अच्छा एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया? ये CSS3 की एक प्रॉपर्टी यूज़ किया ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन की डॉक्यूमेंटेशन आपने यहाँ से पढ़ लेनी है ये। ठीक है? यहाँ पे CSS ट्रांजिशन से। ठीक है? अब वो क्या कहता है कि जब फोकस हो जाए तो फिर ये इसकी विड्थ 100% हो जानी चाहिए। ठीक है? जब फोकस करते हैं तो इसकी विड्थ 100% चली जाती है। अब ये ट्रांजिशन क्या कर रही है? ये जो आपके पास ये स्मूथ सा इफेक्ट आ रहा है ना, ठीक है? ये स्मूथ सा इफेक्ट ये ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है। इसमें ट्रांजिशन में हमने क्या बताया है कि जब इसकी विड्थ इंक्रीज हो उस टाइम ट्रांजिशन ने काम करना है। ये ट्रांजिशन कितनी देर में मुकम्मल होनी चाहिए? 0.4 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें ट्रांजिशन एक इफेक्ट लगा हुआ है, ईज इन आउट। ठीक है? ट्रांजिशन इफेक्ट 8 से 10 होते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इधर जब इधर जाके आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ट्रांजिशन की, इधर की ट्रांजिशन यहाँ पर, ठीक है? तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितने किस्म की ट्रांजिशन हैं। ठीक है? एक बाउंस की ट्रांजिशन की एक आ जाती है काइंड, और बहुत सारी टाइप्स आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? अच्छा उसके बाद स्टाइलिंग टेक्स्ट एरिया में कहता है कि वो रीसाइज का एक ऑप्शन आता है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एरिया जो है वो रीसाइज कर सकते हैं हम उनको। ठीक है? अगर आप रीसाइज नन कर देंगे तो उसमें रीसाइज का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा उसके बाद रिस्पॉन्सिव फॉर्म उसने किस तरह बनाया है कि ये उसकी कुछ एग्जांपल और मीडिया क्यूरीज के साथ कि जब स्क्रीन छोटी हो फिर उस टाइम ये किस तरह के डिस्प्ले होने चाहिए, जब बड़ी हो उस टाइम किस तरह का डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है? ये हम रिस्पॉन्सिवनेस में मीडिया क्यूरीज करेंगे तो तब ये आपको समझ लग जाएगी इसकी। करें मूव आगे। अच्छा काउंटर्स इसका कोई काम नहीं है, ना ही हमने इसको पढ़ना है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है ये CSS में। अगर आप देखना चाहें तो आप खुद से देख लेंगे इसको, वरना इसमें टाइम वेस्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा उसके बाद वेबसाइट लेआउट। जिन चीज़ों को हम पहले पढ़ चुके हैं वेबसाइट लेआउट उस तरह ही बनना है। ठीक है? ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी पहले भी बताया है कि फ्लोट यूज़ करके हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो फ्लोट के साथ कवर करेंगे या फ्लेक्स बॉक्स के साथ कवर करेंगे। तो सिंपल से यहाँ पर चीज़ें कुछ हैं जिसको मैं वैसे ही आपको समझा देता हूँ। कि यहाँ पे जो हेडर सेक्शन है इसके लिए एक डिव लगा हुआ है। ठीक है? डिव की बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ 100% होती है। उसको अगर आप बैकग्राउंड कलर देते हैं आपके सामने बैकग्राउंड लग जाएगा। ठीक है? उसके अंदर आप कुछ भी लगा दें। हेडर में जो आपकी मर्ज़ी है, फ़र्ज़ करें आप एक वेबसाइट का हेडर बनाने चाह रहे हैं जा रहे हैं। उसमें आप कुछ भी लगा देंगे वो आपका हेडर बन जाएगा। आप उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दें, 3 सेक्शन में डिवाइड कर दें। वो डिवाइड किस तरह करना है वो हमने फ्लोट के साथ करना पहले सीखा हुआ है। सीखा हुआ है ना?
उसके बाद नेविगेशन मेन्यू आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। नेविगेशन मेन्यू किस तरह बनाने हैं वो हमने यहाँ पे सीख लिया था नेविगेशन बार में, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ठीक है। उसके बाद ये जो सेक्शन जो हम बनाते हैं, मेन कंटेंट का सेक्शन, इसको आप 2 सेक्शन में डिवाइड कर लें या 3 सेक्शन में डिवाइड कर लें, ये आपकी मर्जी। लेफ्ट साइड में आप नेविगेशन बार पूरा लगाना चाहते हैं या जो भी लगाना चाहते हैं, ठीक है। आप ये आपके इसमें होगा, फर्ज करें यहाँ पे क्या चीज़, हाँ फर्ज करें ये, इसे कहते हैं कि 3 कॉलम वेबसाइट है। एक इस साइड पे आ गया कंटेंट आपका, सेकंड चीज दरमियान में मेन कंटेंट आ गया जो ये चीज बनी हुई है, और राइट साइड पे जिस तरह ये इमेजेस वगैरह लगी हैं, 3 कॉलम वेबसाइट। अभी इन 3 कॉलम को किस तरह डिवाइड किया उसने, पहली सी बात है, फर्ज करें 20% विथ उसने इस साइड को दे दिया, 20% इस साइड को दे दिया, और 60% इस साइड को दे दिया फ्लोट के साथ। ठीक है। सेंटर में एक डिव का कंटेंट बनाया, ठीक है, एक हेडर का बन गया, एक मेन बन गया, ओ हेडर नैव बार, एक दरमियान में मेन कंटेंट का डिवीजन आ गई, और एक लास्ट में फुटर का। जी जी, ये इस भी मैं नीचे आपको समझा देता हूँ, छोटे इससे ना एक एग्जांपल यहाँ पे बनी होगी तो मैं उसमें समझा दूंगा। वरना इसका ना एक पूरा लेआउट, अभी तो हम जब CSS से निकल जाएंगे और ये फ्लेक्स बॉक्स से निकल जाएंगे, और इसके बाद हम जब बूटस्ट्रैप करेंगे, बूटस्ट्रैप में मैं आपको पूरा एक लेआउट बनाना, एक प्रॉपर लेआउट करना, किस तरह मैं कोड करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है। इसको करने में वैसे टाइम आपको शुरू में लगता है, आज आप प्रैक्टिस कर घर जाकर अगर करना चाहेंगे ना, तो आपको करने में मुमकिन है 1 दिन लग जाए, 1.5 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। ठीक है। वो लेकिन क्या कहते हैं, मैं बूटस्ट्रैप करवाने के बाद आपको यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे में सारी चीज़ें ना वो कोड पहले से रेडी रखूंगा, और आपको साथ साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम हेडर को भी लेकर आते हैं, उसके बाद नेविगेशन बार भी ले आएंगे, किस तरह से हम दरमियान में कंटेंट 2 सेक्शन, 2 साइड बार या 3 साइड बार वाली वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन कर लेंगे, फुटर का सेक्शन भी साथ में किस तरह ले आएंगे। जल्दी से मैं 1 से 1.5 घंटे में आपको, जब बूटस्ट्रैप हम कर लेंगे, मैं आपको पूरी वेबसाइट बना के दिखा दूंगा। ठीक है, मुकम्मल लेआउट आपको कर बना के दिखाऊंगा कि किस तरह हम चीज़ों को ये करेंगे, वन बाय वन। तो इसकी एक एग्जांपल आपको यहाँ पे नीचे ना मिल जाएगी, आपको समझ भी लग जाएगी। ये देखें, यह अब आपको ना पूरी वेबसाइट उसने बना के दे दी है। ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें पूरी वेबसाइट ही बनी हुई है कि एक हेडर का सेक्शन आ गया, ये वाला हेडर का सेक्शन, उसके बाद एक नेविगेशन बार, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था नेविगेशन बार, उसने इसमें सिर्फ 2, ठीक है, 2 कॉलम लेआउट बनाया है, एक लेफ्ट साइड बार और एक राइट साइड बार। ठीक है, राइट साइड में उसने कुछ अबाउट की इमेजेस, पॉपुलर पोस्ट, एक फर्ज करें उसने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने की तरीका बता दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेक्शन टाइटल हेडिंग आ गई, फिर एक टाइटल हेडिंग आ गई, और नीचे एक फुटर का सेक्शन आ गया, और इसका सारा कोड जो है वो आपको इसमें उसके अंदर मिल जाएगा। अब सारा कोड किस, इसको देखें। अच्छा, ये चीज़ वो हर जगह आपको पता लगे, वो लगा रहा होगा, और ये क्यों लगा रहा होगा ये मैंने आपको पहले समझाया होगा। अब ये देखें, एक उसने हेडर बनाया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको हेडर शो हो रहा है। उसके बाद उसने एक टॉप बार बनाया हुआ है, ये उसका टॉप बार बना हुआ है, नेविगेशन बार जिसे आप कह लें। उसके बाद इसने यहाँ पे ये जो मेन कंटेंट है ना, ये वाला सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसने इसको रो कहा हुआ है। रो के अंदर इसने मजीद एक लेफ्ट कॉलम, और ये यहाँ पे देखें एक राइट कॉलम, 2 कॉलम दिए हुए हैं, और नीचे एक फुटर का सेक्शन अलहदा से। टोटल इसने 4 सेक्शन बनाए हुए हैं, एक हेडर का, एक नैव बार,
एक रो और एक फुटर, इसने 4 सेक्शन बनाए हुए हैं। अब ये दरमियान वाला जो है, ये रो, अब इसने रो के अंदर देखें मजीद कुछ चिल्ड्रन बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक लेफ्ट कॉलम और यहाँ पे राइट कॉलम। ये रो वाला सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब लेफ्ट कॉलम को उसने क्या किया, लेफ्ट कॉलम की देखें विथ उसने 75% रख दी। राइट कॉलम की विथ कितनी, 25%। तो इसने अपने पेरेंट एलिमेंट क्या था, रो, उसका 75% ले लिया लेफ्ट कॉलम ने और राइट कॉलम ने 25%। ठीक है, उन दोनों को इसने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है तो वो एक के बाद एक आ गए। ऐसे ही थे ना जब हमने फ्लोट पढ़ना सीखा था कि जब दो डिव एलिमेंट्स को फ्लोट कर दें तो वो एक के बाद दूसरे आ जाते हैं एक ही रो में। बाय डिफॉल्ट जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, हर ब्लॉक लेवल एलिमेंट ने मुकम्मल विड्थ लेनी होती है, लेकिन अगर हम फ्लोट कर दें तो फ्लोट में एक के बाद एक दूसरा एलिमेंट पास कर जाता है। तो उसके बाद इसने यहाँ पे जाकर, ठीक है, बाकी फिर उसके अंदर उसने लेफ्ट साइड पे कुछ कंटेंट डाल दिया और राइट साइड पे कुछ कंटेंट डाल दिया। ठीक है, कार्ड को अलहदा से क्लास देकर उसमें जो भी डालना था उसने वो चीज़ें ऐड कर दी। लेफ्ट साइड में जो चीज़ें ऐड करनी थी वो ऐड करते गए। इमेज वगैरह लगानी, ये सारी चीज़ें लगानी है पहले से कर चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें सीख चुके हैं ना पहले से, कोई चीज़ रहती तो नहीं। अगर ये चीज़ बनानी पड़ जाए घर जाके आप लोग बना लेंगे, कोई इशू तो नहीं बनेगा। नहीं, और कोशिश करने से ही बनेंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिकल करने से ही ये चीज़ें आएंगी। मतलब मैं तो यानी कि आपको कोड करके भी दिखा दूंगा यहाँ पे, यानी कि कोड हर एक एक यानी कि चीज़ जो है ना मैं वो कोड करके लिख के ठीक भी करके दिखा दूंगा। लेकिन आप लोग उस टाइम तक नहीं सीखेंगे जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, खुद से अपने हाथ से वीएस कोड ओपन करके जब तक आप लोग नहीं लिखेंगे तब तक आप लोगों को नहीं आने वाली ये चीज़। चले इंशाल्लाह इस मरतबा यही, इस मरतबा जो है ना क्या कहते हैं इस हफ्ते की, वो यही है कि हमने मीडिया क्यूरीज भी पढ़ लेनी है आज। ठीक है, अब ये बनाए ना, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये चीज़ जाके बनाएंगे ना आपको ये, क्योंकि सीएसएस के ना क्या कहते हैं जब तक कंप्लीट ना हो सीएसएस उस टाइम तक मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों को ये नहीं कह सकता घर में जाकर आप जाके बैकग्राउंड कलर लगा के देखिए एलिमेंट को। ठीक है, घर जाके बैकग्राउंड कलर लगा के देखिए एलिमेंट को और उसकी मुझे तस्वीर सेंड करें। हाँ, वो फॉर्म आ जाए। और उससे पहले कौन सी चीज आई थी, नहीं पोजीशन भी क्या आपको बोलूंगा, पोजीशन सेट करके एक फॉर्म आया था और एक टेबल आया था। ठीक है, ये दो चीजें हो सकती थी कि टेबल एक प्यारा सा खूबसूरत सा बना के दे दें और एक फॉर्म खूबसूरत सा बना के दे दें। उसके अलावा बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आप एक चीज को बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट करके मुझे दे दें। ये तो बच्चों को कहने वाली चीजें हैं कि ठीक है एक ए लेटर है उसमें पेंसिल से क्या कहते हैं कलर करके दें। तो चलें आज अब, बल्कि यहाँ पे आपको दिखाने लगा था, ये बड़ा ही सिंपल सा लेआउट और ये इस वजह से मैंने बनाया कि ये आप बना सकते हैं अगर आप चाहें ना आज के असाइनमेंट करने के बाद आप ये चीज़ बना सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा यूनिक सा ये बना हुआ है, लेआउट बना हुआ है। ठीक है, इसे आप इजीली बना सकते हैं। ये एक वेबसाइट है और कोई मुश्किल नहीं है,
इसको सिर्फ खूबसूरती दी गई है। खूबसूरती किस तरह से दी गई है? कलर की वजह से, फॉन्ट के स्टाइल की वजह से। फॉन्ट का स्टाइल देखें, ये फॉन्ट का स्टाइल इस तरह का नहीं है जो आपको इस वेबसाइट पे नजर आ रहा है। इस वेबसाइट में खूबसूरती है वो फॉन्ट के स्टाइल की वजह से है। इफ इस वेबसाइट में जो खूबसूरती नजर आ रही है वो इसके कलर स्कीम्स की वजह से आ रही है। अगर इस कलर की जगह आप इसको रेड कलर दे देंगे या कोई और कलर दे देंगे, तब इस चीज ने उतना अच्छा नहीं लगना। क्या चीज? जी। मेंस की कैसे हो सकती है? ये मेंस और वुमेन नहीं। नहीं, इसमें ना एक तो है कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को देखते हैं। अब आप कंप्यूटर की फील्ड में आ गए हैं ना, आप इस चीज़ को सीख रहे हैं। आप मुख्तलिफ वेबसाइट विजिट करते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगाते हैं कि यार कौन सी वेबसाइट खूबसूरत दिख रही है, उसमें कौन कौन से कलर्स इंप्लीमेंट हुए हैं। ठीक है। ठीक है, आप उस वेबसाइट में कौन से कलर इंप्लीमेंट हुए हैं वो आप कोशिश करेंगे, आप उन्हीं, यानी कि कोई भी कलर जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसमें क्या करेंगे, आप उस वेबसाइट के कलर को चूज करें और अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर दें। आप बिल्कुल टेम्पलेट देख सकते हैं, आप इस तरह की चीजें। एक ये बल्कि नहीं, कुछ चीजें हैं वो आपको साथ साथ करनी पड़ती हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लाजमी होता है हर चीज का। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे है coolers.co, ये वेबसाइट है। ये मेरे ख्याल से मैंने आपको शायद बताया हो पहले इस वेबसाइट के बारे में। यहाँ पे द सुपर फास्ट कलर पैलेट जनरेटर। ठीक है, स्टार्ट द जनरेटर, आप जनरेट करें। ये लें, या इसने आपको कलर स्कीम ला के दे दी है। बल्कि आप ऐसे ना करें कलर जनरेट, आपके सामने कुछ भी, आप इनमें से कोई भी ना पैलेट सिलेक्ट कर लें। आपको कुछ दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स कर लें। ये ट्रेंडिंग पैलेट्स में देखें, यहाँ पे आपको एक पूरी वेबसाइट की कलर स्कीम दे दी गई है कि अगर आप इन सारे कलर्स को अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आपस में किसी चीज़, किसी जगह पे हेडिंग को एक कलर दे दिया, ठीक है, आपकी वेबसाइट में मोस्टली 2 या 3 रंग नजर आ रहे होंगे। और ये यहाँ पे देखें, इस W3 स्कूल्स में इन्होंने 2 या 3 कलर मोस्टली यूज किए होंगे। एक प्राइमरी कलर कहलाता है, एक दूसरा सेकेंडरी कलर कहलाता है। इन्होंने प्राइमरी कलर किस चीज को सिलेक्ट किया हुआ है? इस ग्रीन कलर को। सेकेंडरी कलर इनका कौन सा है? ये वाला कलर है। ठीक है, अभी इन्होंने इस 2 कलर के साथ ही अपनी वेबसाइट को ये किया होगा। आप जहाँ पे भी चले जाएं, इनके बटन में ये चीज लगी होगी। ठीक है, एक दूसरा कलर ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें मैं इस वेबसाइट पे चले जाएं, ये यहाँ पे देखें 2 कलर स्कीम आपको मोस्टली नजर आ रही होंगी। एक ये वाला कलर, ठीक है, और दूसरा इस लोगो में ये वाला कलर। ये डार्क, ये बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक से थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, डल ब्लैक कह लें इसे। ठीक है, ये आपको 2 कलर नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। फेसबुक आप ओपन कर लें, ये वाली वेबसाइट आप ओपन कर लें। ठीक है, इसमें देखें इन्होंने रेड स्कीम, कलर स्कीम यूज किया होगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ में
ये बैकग्राउंड का कोई भी कलर वगैरह सिलेक्ट किया हुआ है, बस ये यानी कि मोस्टली कलर्स वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद आप फेसबुक पे चले जाएं, आपको पता है फेसबुक में एक कलर ब्लू सा यूज होता है। व्हाट्सएप के लिए इन्होंने कलर स्कीम रखी हुई है, ये वाली कलर स्कीम है। ठीक है, इस तरह कलर पैलेट्स आप देखें, जिस भी वेबसाइट के कलर आपको अच्छे लगते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाके कलर पैलेट्स मिल सकते हैं, कि आप पूरे के पूरे कलर पैलेट को सिलेक्ट कर लें, इनके नंबर को याद कर लें, ठीक है, और इन हैश को यूज करते रहें, आपके पास वो कलर आ जाएंगे। एक ये बहुत अच्छा कलर पैलेट है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कलर पैलेट है, आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? ये वेबसाइट आपके क्या कहते हैं, असाइनमेंट आपने बनानी है, रिस्पॉन्सिव कर लें, ये भी रिस्पॉन्सिव है। बाय डिफॉल्ट इस तरह से आपको नज़र आ रही है, जैसे ही आप उसको स्मॉल स्क्रीन में लेके जाएंगे ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये टाइटल वगैरह ऊपर आ गया, ये वाली इमेज, ये वाला राइट साइड वाला सेक्शन ये नीचे की तरफ आ गया। पहले ही क्या था, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे चीज शो हो रही थी, जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पे आता है ये लेफ्ट साइड वाला सेक्शन ऊपर आ गया, राइट साइड वाला सेक्शन नीचे आ गया। उसके बाद ये पहले थे वन बाय वन शो हो रहे थे मोबाइल में, एक के बाद एक शो होंगे। ठीक है, ये इस तरह से ये वेबसाइट, और ये सिर्फ सिंपल सी वन पेज बनाई गई है ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाई, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए बनी हुई है। तो इस तरह के आपने असाइनमेंट बनानी है। उमर अहमद डॉट मी, यहाँ पे यूआरएल पे जाके उमर अहमद डॉट मी लिखेंगे, आपको मिल जाएगी। इसके नीचे पोर्टफोलियो सेक्शन है, पोर्टफोलियो में आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे नीचे। ठीक है, वन पेज वेबसाइट। अच्छा, क्लियर है वेबसाइट लेआउट? कर लेंगे, चलें इंशाल्लाह। बाकी मैं जो आपको कोड करके दिखाऊंगा, मैं आपको इंशाल्लाह लाइव कोड करके दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको वेबसाइट जितनी जल्दी बन सकती हो आपको बताऊं कि कितनी जल्दी, अगर कॉन्सेप्ट इंसान के क्लियर हो, ठीक है, तो फिर कितनी जल्दी बन सकती है। तो आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। उसके बाद यूनिट्स, CSS has several different units for expressing a length। CSS में बहुत सारे यूनिट्स हैं लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए। Many CSS properties take length values such as width, margin, padding। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुत सी CSS प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, अस्सलातु वस्सलाम अलैका, जो कहता है कि बहुत सारी CSS की प्रॉपर्टीज हैं जो यूनिट को एज अ वैल्यू लेती हैं। ठीक है, उन कौन कौन सी हैं, विथ, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज, जिसमें हम यूनिट उसकी वैल्यू में प्रोवाइड करते हैं। अब वो यूनिट किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो पिक्सल में हम प्रोवाइड करते हैं, या परसेंटेज में प्रोवाइड करते हैं, या फिर एम किस केस में, या फिर रैम केस में। ठीक है, हम पिक्सल देंगे, सेंटीमीटर यूज़ नहीं किया जाता है, ये भी नहीं यूज़ करते, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करते। हम या तो रिलेटिव लेंथ यूज़ करते हैं, उसमें VWVH यूज़ किया जाता है, परसेंटेज यूज़ किया जाता है, रैम यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं, या फिर मोस्टली पिक्सल यूज़ करते हैं। ठीक, ज़्यादातर पिक्सल ही यूज़ होता है, एम, रैम, ये भी आप देखेंगे जब आप किसी डेवलपर के साथ मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा परसेंटेज, पिक्सल या परसेंटेज में मोस्टली काम होता है। फार्मूला के जी कैलकुलेशन है उसकी, यानी कि किस तरह से वर्किंग इसकी हो रही है। मोस्टली जब आप अकेले काम कर रहे होंगे तो आप पिक्सेल्स के साथ काम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही कह लें, कन्वर्ट करें तो उसके बराबर रहती है।
तो इसका उसने नीचे फार्मूला भी बताया हुआ है, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे अभी हम। खाली पिक्सल थे। अब क्या कहते हैं पीछे लॉजिक को। अब आपको पता है कि हर मार्केट में कुछ ना कुछ कंपटीशन होता है, मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नेचर के लोग होते हैं। कुछ कहते हैं कि इस चीज़ में आसानी है हमारे लिए, कुछ कहते हैं इस चीज़ में हमारे लिए आसानी है। फिर मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी, कुछ लोगों को आपस में यानी कि कह लें कि एक जैसे माइंड, लाइक माइंडेड पीपल्स होते हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, इसे कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल। तो इस तरह से फिर कम्युनिटी ग्रो होती है, इस तरह से स्टैंडर्ड डिवाइड हो जाते हैं। फिर वो हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, हम जिसको फॉलो करना चाहते हैं वो हमारी मर्जी। काम सेम है। ठीक है। इसका अब थोड़ा सा देख लेते हैं फर्क, बाकी फिर आपको समझ लग जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एम और रैम की और पिक्सेल्स की। अ, अभी मैं देख रहा था, पहले आ रही थी मेरे सामने 2 घंटे पहले तक। अच्छा, उसमें फिर एब्सोलूट लेंथ आ जाती है। एब्सोलूट लेंथ में, ठीक है, एब्सोलूट 1 पिक्सल, यानी कि पिक्सल में ये पिक्सल क्या होता है, ये डॉट इस तरह यहाँ पर ना हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है या किसी भी डिवाइस में, अगर आप बहुत ज़्यादा गौर से देखें ना, तो हमारी जो जितनी भी स्क्रीन वगैरह हैं वो पिक्सल से बनी होती है। ठीक है। तो 1 पिक्सल का मतलब है एक पिक्सल, एक डॉट। ठीक है। ये इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं कि और उसके बाद एम और रैम में फ़र्क आपको दिखाता हूँ कि एम और रैम किस तरह से वर्किंग होती है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हमारे पास वेबसाइट पे, ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है उन्होंने 16 पिक्सल पे रखा होता है किसी भी ब्राउज़र में। जो हमारे पास नॉर्मल जो साइज़िंग है किसी भी फ़ॉन्ट की डिस्प्ले होती है वो है 16 पिक्सल पे। तो ये पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट ये 16 पिक्सल पे। अब अगर हम ये 2M देते हैं ना इसके फ़ॉन्ट साइज़ को, किसी भी चीज़ को, तो ये 2M का मतलब 1 M जो है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था शायद, जब हम कर रहे थे किसी चीज़ में, जब हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको उस टाइम बताया था 1 M 16 पिक्सल के बराबर होता है। अब फर्ज करें आपने इस डिव को फ़ॉन्ट का साइज़ दे दिया है 30 पिक्सल। अब ये M जो है ना, ये रिलेटिव होता है। ये रिलेटिव किस चीज़ के साथ होता है? अपने पेरेंट एलिमेंट के साथ। दो किस्म के बताए ना मैंने आपको यूनिट्स, एक एब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरे रिलेटिव लेंथ। अब m जो है ये रिलेटिव लेंथ है। अब m किस तरह काम करता है, ये अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से काम करता है। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास ये स्पैन का एलिमेंट है। अच्छा, इस div को हमने फॉन्ट साइज कितना दिया हुआ है? 30 पिक्सल। इस div के अंदर जितना भी कंटेंट है उसका साइज है 30 पिक्सल। हमने कहा कि स्पैन जो है इसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए? 0.5 M। तो अब 0.5 M इसमें किस तरह काम कर रहा है? ये अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से, इसके पेरेंट एलिमेंट का साइज क्या था? 30 पिक्सल। फॉन्ट का साइज, तो 0.5 कितना बन जाएगा? 0.5। 30 का 0.5, 0.5 हाफ ही बनेगा ना, तो 30 पिक्सल का हाफ कितना हो गया? 15 पिक्सल। तो इस स्पैन के फॉन्ट साइज का साइज वो 15 पिक्सल ही है। ये रिलेटिवली वर्क कर रहा होगा।
हाँ, ये अपने पेरेंट के हिसाब से काम कर रहा है। फर्ज करें अगर हम इसको दे दें 80 पिक्सल दे दें, div को फॉन्ट साइज 80 पिक्सल, तो स्पैन स्पैन किसके हिसाब से काम कर रहा था? अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। तो इसका साइज ऑटोमेटिकली 40 पिक्सल हो जाएगा। याद नहीं रखना। बिल्कुल। ये यूनिट्स देने पड़ेंगे और उसकी जगह एक चीज है रैम। अब रैम और अलग तरीके से काम करती है। अब जब मैंने रैम यूज किया अब क्या हो गया? नहीं नजर आ रहा है। ये छोटा हो गया, ये 8 पे आ गया साइज। हाँ। नहीं अच्छा, ये रैम जो है ना, ये रूट एलिमेंट के हिसाब से काम कर रहा होता है। अब ये रूट एलिमेंट का साइज जो है ना किसी भी ब्राउजर का, वो उसके लिए हमें नजर नहीं आ रहा। उसके लिए स्टाइलिंग होती है HTML बॉडी। बॉडी पे स्टाइलिंग हो रही होती है। तो हाँ, रूट एलिमेंट यही है। तो बाय डिफॉल्ट रूट पे ना फॉन्ट का साइज 16 पिक्सल लगा हुआ है। बाय डिफॉल्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रूट एलिमेंट में 16 पिक्सल, ठीक है, फॉन्ट साइज होता है। तो अगर हम इसके फॉन्ट का साइज चेंज कर दें 30 पिक्सल कर दें, तो ये देखें ये स्पैन जो है ये ऑटोमेटिकली रूट एलिमेंट के साथ काम कर रहा है। ये स्पैन ये रैम। अब ये स्पैन का साइज क्या बन गया फॉन्ट साइज का? ये 15 पिक्सल बन गया। तो अब ये इस हिसाब से काम कर रहा है। बिल्कुल बन गया। तो ये बिल्कुल, जो रैम जो है ये रूट में हम जो भी वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। और एम जो है ये अपने पेरेंट एलिमेंट के साथ। क्लियर है? और पिक्सल के बारे में भी क्लियर है। परसेंटेज आपको पता है, परसेंटेज वो अपने पेरेंट एलिमेंट के परसेंटेज के हिसाब से काम करता है। उसको जितनी आप परसेंटेज बता देंगे उस हिसाब से काम करेगा। उसके बाद ये VW और VH हमने देखा था। ये बिल्कुल ये पेरेंट एलिमेंट के साथ करता है, रिलेटिव टू द पेरेंट एलिमेंट। ठीक। यार ये एम, ये देखिए एम में बता रहा है आपको रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। और रैम में बता रहा है रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज के हिसाब से। ठीक है, HTML बॉडी। ठीक है, क्लियर। अच्छा 4:23 हो गए। यूनिट्स हमने कवर कर लिया। स्पेसिफिसिटी। अच्छा, what is specificity? If there are two or more CSS rules that recording मैंने चला दी। If there are two or more CSS rules that point to the same element, वो कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा CSS के रूल्स जो सेम एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हो, the selector with the highest specificity value will win and its style declaration will be applied to that HTML element। कि अगर दो या दो से ज्यादा रूल लिखे गए हो एक ही एलिमेंट पर, तो कौन से रूल अप्लाई होंगे उसके बारे में आपको समझाने लगे इस चीज में। आपने देखा होगा ना कि हमने एक एलिमेंट पे पहले एक रूल अप्लाई किया, ठीक है, कई मरतबा वो रूल अप्लाई हो रहा होता है, वो वाली स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट होती है। कई मरतबा आप रूल लिख रहे होते हैं, नीचे वाली स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट हो रही होती है। जो मोस्ट स्पेसिफिक होती है वही चीज यहाँ पे हम स्पेसिफिसिटी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, उसको यानी कि अच्छे तरीके से समझने लगे।
थिंक ऑफ स्पेसिफिसिटी एज अ स्कोर या रैंक। जो स्पेसिफिसिटी है उसको आप स्कोर या रैंक की तरह समझें कि जिसके ज़्यादा नंबरिंग होगी, ठीक है, वो चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाली है। वो चीज़ डिटरमाइन किस तरह करना है, डिटर्मिनेशन उसकी हम चेक कर लेते हैं। विच चाइल्ड डिक्लेरेशन इज अल्टीमेटली अप्लाइड टू द एलिमेंट, ठीक है, हम उसको यानी कि उसकी डिटर्मिनेशन चेक करते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, उसकी स्कोरिंग किस तरह होती है। वो कहता है लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। इस एग्जांपल की तरफ आप देखें। एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पी एलिमेंट दिया गया है और ठीक है पी को कलर उसने दिया है रेड, तो जाहिर सी बात है रेड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पी को उसने सेलेक्ट किया, कलर रेड दे दिया, तो पी का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखें, इसमें क्या बताता है। उसमें कहता है इन दिस एग्जांपल वी हैव एडेड अ कलर्स हियर। ठीक है, हमारे पास दो हैं। ठीक है, एक पी को क्लास दी गई टेस्ट। अब इसमें दो तरीके से वो कर रहा है। पी को क्लास दी गई है टेस्ट। ठीक है, अब ऊपर देखिए यहाँ पे एक लिखा गया है टेस्ट डॉट टेस्ट। ठीक है, टेस्ट ने भी इस एलिमेंट को ही टारगेट करना है और दूसरा ये वाला पी, पी एलिमेंट, इसने भी इसको ही टारगेट करना है। लेकिन कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए। अच्छा, होता तो ये है कि हमारे जो भी है ना रूल, टॉप टू बॉटम अप्लाई होना शुरू होते हैं। जी, ठीक है, टॉप टू बॉटम जो चीज पहले आ गई है ना लिखी हुई, वो चीज पहले पहले इम्प्लीमेंट हो जाती है। जो चीज, ठीक है, और जो चीज बाद में लिखी हुई है वो चीज ओवर राइड कर जाती है, ओवर रूल कर जाती है। हाँ, ठीक है, तो जो चीज नीचे लिखी हो वो चीज इम्प्लीमेंट हो जाती है। होता है इस तरह, अगर दो रूल लिखे होते एक जैसे ही, फर्ज करें पी लिखे होते इस तरह से। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दो रूल इस तरह लिखे होते ना तो फिर क्या होना था, सबसे पहले ये वाला रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसके बाद ये वाला रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये इस तरह नहीं लिखा हुआ, ये इस तरह लिखा हुआ है। तो आपको तो ऐसा ही लगेगा, हो सकता है कि ये वाला रूल इम्प्लीमेंट हो या ये वाला रूल इम्प्लीमेंट हो, अब नहीं समझ लगेगी। लेकिन इस केस में ऊपर ऊपर वाला रूल क्लास ज्यादा स्पेसिफिक है। ठीक, ठीक, आईडी, आईडी ज्यादा स्पेसिफिक है, इसकी ना नंबरिंग होती है। ठीक है, ये पी जो है इसको फर्ज कर लें, कहते हैं कि वो एक नंबर दिया जाता है, एक, इसकी रैंकिंग एक है। जो चीज क्लास में आ जाती है ना उसकी रैंकिंग 10 नंबर मिल जाती है। जब आईडी दे दी जाती है तो उसको 100 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब 100 मिल गया है तो वो मोर स्पेसिफिक बन गया, उसकी रैंकिंग ज्यादा हो गई, उसके स्कोर पॉइंट ज्यादा हो गए हैं, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, ये नीचे इसके बारे में डिटेल दी गई है, इसी पेज में दी गई है। अच्छा, तो अब यहाँ पर कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, अभी भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आईडी, वो बेशक आईडी ऊपर लिखी है, आईडी किस, ठीक है, लेकिन वो मोड स्पेसिफिक है, इसलिए उसके अंदर जो स्टाइल लिखा हुआ है वो चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, ये ब्लू कलर इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसी चीज़ को चाहे आप इसके दरमियान में लिख दें, रिजल्ट यही आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा कि ऊपर कौन सी चीज़ है या नीचे कौन सी चीज़ है। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। चलिए मैं बाद में चलिए, ये चीज़ क्लियर। हाँ, अब ये देखिए जी, बिल्कुल। अब वो कहता है नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 4।
अब ये चौथी एग्जांपल देखें। इन दिस एग्जांपल वी हैव एडेड एन इनलाइन स्टाइल फॉर द पी। अब हमने इनलाइन स्टाइल भी दे दिया है पी के लिए। पहले वाले सारे रूल दिए ही हैं, एक इनलाइन स्टाइल भी दे दिया है आपने। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं कि अब जो है, जो इनलाइन स्टाइल जो है, इसको ज्यादा वो मिल जाएगी, पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इनलाइन की जो है प्रेसिडेंस वो ज्यादा होती है हमेशा। इसकी रैंकिंग या स्कोर ये 1000 के बराबर होती है, 1000 के बराबर। ठीक है, अब किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि स्टाइल जो है, ये कलर ये नीचे से ले रहे हो, इसको इनलाइन। हाँ, किसी की भी नहीं होगी। बस ये चार, वैसे भी तीन तो तरीके हैं हमारे पास स्टाइल करने के, एक एक्सटर्नल कर रहे हैं, एक इंटरनल कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा ये इनलाइन। हाँ, वो जाहिर है, वो मोर स्पेसिफिक, वो सिर्फ उस एलिमेंट के लिए क्योंकि हमने लिखा है। ठीक है, वो उस एलिमेंट के लिए लिखा गया है। अब फर्ज करें ना, एक और पैराग्राफ यहाँ पे लिखा गया होता, ये वाला स्टाइल का, ये सिर्फ एट्रीब्यूट, ठीक है, वो खास उस चीज के लिए ही दिया गया है। उस चीज में नीचे के लिए इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता वो, नीचे वाले एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो वो चीज उसके लिए सबसे ज्यादा स्पेसिफिक नहीं। नहीं, आईडी तो यूनिक होती है ना, ये चीज आप। अच्छा, वो तो वैसे ही, यानी कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, वो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, वो मैंने नहीं देखा कि उसमें आईडी लिखी है, लेकिन आईडी नहीं देनी उस वैसे तो, यानी कि इसमें तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा आपको, इसमें कुछ नजर भी नहीं आना HTML CSS में। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट के साथ आप काम कर रहे होंगे, तब वो चीजें आप टारगेट नहीं कर सकेंगे फिर, ये डिफरेंस। लेकिन वैसे भी है, क्या कहते हैं, अब आपका कोड जो है वैलिडेट नहीं ठीक से होगा, कोड की वैलिडेशन, ये रूल कोड, जी जी, बिल्कुल कोड की वैलिडेशन खराब हो जाएगी। हम्म, कोशिश करें, या फिर इसमें अंडरस्कोर के साथ भी दे सकते हैं, इसमें डेमो, डेमो ABC। जी, ये जब जावास्क्रिप्ट में ना हम पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट की जो हम बुक पढ़ेंगे, उसमें क्या कहते हैं, काफी सारे तरीके के एग्जांपल है, फिर आप उन्हीं चीजों को। हम्म, बिल्कुल। ठीक है, अब चलें इसकी स्पेसिफिक हायरार्की, इसकी हायरार्की चेक करते हैं, इसका ट्री सिस्टम किस तरह बना हुआ है। वो कहता है एवरी CSS सिलेक्टर हैज इट्स प्लेस इन द स्पेसिफिसिटी हायरार्की। ठीक है, हर CSS सिलेक्टर के एक खास जगह है हायरार्की, स्पेसिफिसिटी हायरार्की में। देयर आर 4 कैटेगरी, चार किस्म की कैटेगरीज हैं। वो कहता है एक इनलाइन स्टाइल है, एक आईडीज हैं, तीसरे नंबर पे क्लासेस, सुडो क्लासेस और एट्रीब्यूट सिलेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे एलिमेंट का नेम और सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, जिस तरह H1, ठीक है, डॉट बिफोर, डॉट आफ्टर, इस तरह की चीजें, सूडो एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे पढ़े, इसकी रैंकिंग सबसे कम होती है। क्लासेस, सूडो क्लासेस, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सिलेक्टर हमने आज पढ़ लिए थे, सूडो क्लासेस लास्ट टाइम पढ़े थे। इनकी स्पेसिफिसिटी सबसे कम से ज्यादा। ठीक है, सेकंड लेवल पे आईडीज की सेकंड नंबर पे, और जो इनलाइन स्टाइलिंग जो है, उसकी सबसे टॉप पे। चार किस्म की कैटेगरी है। अब वो कैलकुलेट किस तरह करनी है, अब देखें, उसका सेम वही तरीका उसने बता दिया है कि फर्ज करें हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एड 100 फॉर ईच आईडी वैल्यू, जो आईडी जो है उसकी 100 होती है। ठीक है, हर आईडी की
फिर 10 नंबर हर क्लास के, और उसके बाद 1 नंबर हर एलिमेंट सेलेक्टर के। ठीक है, और उसके बाद बताता है इनलाइन स्टाइल गेट्स अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ 1000। जो इनलाइन जो स्टाइल है उसकी कितनी वैल्यू बन जाती है, उसको 1000 दे दी जाती है। अच्छा, ये रूल जो है ना, इसको हम इम्पोर्टेंट में जाके पढ़ते हैं। ये जो नोट नंबर 2 लिखा हुआ है, इसको अभी नहीं नहीं, ये नहीं दी जाएगी। वो इसमें तो एरर कुछ भी शो नहीं करवाता। HTML CSS में हम जो भी करते हैं ना, इसको वो बाय डिफॉल्ट एरर शो करता ही नहीं है। ये एरर वो जावास्क्रिप्ट के शो करता है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट इसका करके नहीं देखा। करके देख आप करके देखिएगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जी, बस ये कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, ये देखें अब वो इसकी वैल्यू देखें, कैलकुलेशन किस तरह कर रहा है। पी के नंबर 1 दिया गया है, तो इसकी कैलकुलेशन 1 है। अब अगर हम इस तरह से किसी एलिमेंट को टारगेट करें, पी डॉट टेस्ट, तो ये इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 11। 11 किस तरह बन जाएगी, एक नंबर इसका और डॉट टेस्ट ये क्लास का, क्लास के 10 नंबर, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 11 बन गई। इसी तरह अगर पी हैश डेमो करें, पी नंबर डेमो, तो इसकी कितनी बन जाएगी अब, एक और 100, 101 बन गई। ठीक है, अब जो इनलाइन जो स्टाइलिंग है उसके बाद 1000 ही है। ठीक है, उसके 1000 के 1000 आ गए। अब एक तरीका है किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने का, ये तरीका कि ऐसे पी एलिमेंट्स जिनको आईडी दी गई है डेमो, उसको टारगेट करो। एक ये तरीका था टारगेट करने का। एक हम डायरेक्टली सिर्फ आईडी देके ही टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नंबर देखें 100 बन रहा है। इसका नंबर 100 क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें हमने एलिमेंट को नहीं लिखा। तो अगर हम सिर्फ एलिमेंट को वैसे लिखें CSS के अंदर, ठीक है, उसकी नहीं नहीं, अगर हम सिर्फ आईडी देकर लिखें उसकी कम होगी, और अगर आईडी देकर साथ एलिमेंट का नेम लिखें फिर उसकी मजीद बढ़ जाएगी। तो वो चीज़ मोर स्पेसिफिक हो जाएगी। तो इस तरह इसकी नंबरिंग बनती है, और जितना ज़्यादा नंबर बन जाएगा वो चीज़ ज़्यादा क्या कहते हैं रैंकिंग ले जाएगी, और वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, एक मर्तबा एलिमेंट का नेम, उसके साथ 2 क्लासेस उसने अटैच की हैं। ऐसे पी एलिमेंट जिनको टेस्ट 1 की क्लास भी लगी हो और टेस्ट 2 की क्लास भी लगी हो। हाँ, दोनों क्लासेस लगी हो तब भी काम करे। फर्ज करें ना, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको एक क्लास लगी हुई है टेस्ट 1। ठीक है, और कई एलिमेंट्स पी के ऐसे हैं जिनको 2 क्लासेस लगी हैं, टेस्ट 1 भी लगी हुई है और टेस्ट 2 भी लगी हुई है। हम चाहते हैं ऐसे एलिमेंट्स को टारगेट करना जिसको दोनों क्लासें लगी हों। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से भी टारगेट कर सकते हैं, पी डॉट टेस्ट 1 डॉट टेस्ट 2। अब इसकी जो वैल्यू है वो देखिए मजीद बढ़ रही है। मजीद किस तरह बढ़ रही है, पी की वजह से 1, टेस्ट 1 की वजह से 10 मजीद, और टेस्ट 2 की वजह से मजीद 10, तो इसकी कितनी बन जाएगी, 21। तो जब हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या कहते हैं उसकी, क्या कहते हैं रैंकिंग इस तरह से कैलकुलेट हो रही है। कैलकुलेशन का तरीका पूरा टेबल है। लग रही समझ, क्लियर है अहमद। तो इसी तरह अब बाकी उसके बाद ये स्टैरिक के बारे में बताता है कि ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। ठीक है, और इसको इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर जब भी हमने स्टार दे दिया है वो इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा पहले, लेकिन उसके बाद आप कोई भी रूल अप्लाई कर दें, आप पी के साथ अप्लाई करते हैं, आप डॉट के साथ करते हैं अप्लाई, आप किसी भी चीज़ के साथ अप्लाई करते हैं, उस चीज़ ने हमेशा क्या कहते हैं रैंकिंग ले जानी है।
जो चीज स्टार के साथ लिखी जाएगी वो चीज खत्म हो जाएगी। स्टार को आप किसी भी पॉइंट पे लिख दें। हाँ, और ये चीज खत्म, यानी कि बस ये चीज इतनी थी। ये स्पेसिफिटी का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? Because the important role in CSS is used to add more। कल की टाइमिंग 5 बजे कर लें। नहीं, वो 1 घंटे में कवर नहीं होगा। वो फिर नमाज का टाइम। नहीं, ये भाई कह रहे थे कि इन्होंने खत्म पे जाना है। कैसे अगर सारे एग्री होते हैं क्लास वाले, तो फिर क्या कहते हैं, कल की टाइमिंग चेंज करना। अच्छा, अब वो उन्होंने जाना है वो टाइम पर, तो कर लेते हैं। चलिए, मैं आपको ना फिर टेक्स्ट कर देते हैं, हम डिसाइड करके फिर। चलें, ये इम्पोर्टेंट कवर कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या है? द इम्पोर्टेंट रूल इन सीएसएस इज यूज्ड टू ऐड मोर इम्पोर्टेंस टू अ प्रॉपर्टी वैल्यू देन नॉर्मल। ठीक है, किसी भी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा, यानी कि अगर हमने किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस देनी है ना, कि ये चीज ही इम्प्लीमेंट हो, वो चाहे किसी भी तरह से लिखा गया है। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास, हमने आईडी के साथ एक चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, बैकग्राउंड कलर, एक चीज माई क्लास के साथ कर दिया, एक चीज वैसे पी में लिख दिया। होना कौन सा चाहिए था? आईडी वाला होना चाहिए था ना। लेकिन हमने रेड के साथ इसको इम्पोर्टेंट का कीवर्ड भी लिख दिया। और जब हमने इम्पोर्टेंट का कीवर्ड लिख दिया है, फिर उसने बाकी दूसरों को नहीं देखना, दूसरों की रैंकिंग क्या बन रही है, फिर इम्पोर्टेंट वाले ने ही इम्प्लीमेंट होना है। ठीक है, ये इसका देख लें। ओए, चलिए, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए। पता नहीं, चलिए बाहर। एट द एंड इस चीज ने इम्प्लीमेंट होना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी ये एक एग्जांपल दी गई है। पी में भी उन्होंने इम्पोर्टेंट लगा दिया, माई क्लास में भी लगा दिया, माई आईडी में भी लगा दिया। अब किस चीज को इम्प्लीमेंट होना चाहिए? अब जाहिर सी बात, अब आईडी वाले को होना चाहिए। उसके बाद एक और देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। चलें, ये बस यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा, उसके बाद सीएसएस के मैथ फंक्शन। दो या तीन मैथ, तीन मैथ के फंक्शन है, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम और एक कैलकुलेट करना। अच्छा, ये इतना ज़रूरी नहीं है बिगनर्स के लिए, और ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अलाउज। कैलकुलेट देख लेते हैं। कैलकुलेट ना दरअसल मोस्टली आ जाता है काम पे, ये वाला कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, कि फर्ज करें हम किसी भी एलिमेंट को विथ देना चाहते हैं। विथ नहीं देना चाहते 100%। इसको पढ़ के समझा देता हूँ, शायद समझ लग जाए। द कैलकुलेशन परफॉर्म द कैलकुलेशन टू बी यूज्ड टू द प्रॉपर्टी वैल्यू। अच्छा, ये विथ क्या कर रहा है? ये डिव को, इसकी बाय डिफॉल्ट जितनी भी विथ है इसके पेरेंट एलिमेंट की, इसने उतनी विथ तो लेनी ही लेनी है। ठीक है, -100 पिक्सल।
ठीक है, अपने पेरेंट एलिमेंट की मुकम्मल विड्थ -100%, -100 पिक्सल का मतलब है उसके पेरेंट एलिमेंट की जितनी भी विड्थ बन रही है, ठीक है, उससे 100 पिक्सल कम हमेशा ये विड्थ कैलकुलेट करके देगा। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास एक ये div का एलिमेंट है, इसको हमने कहा कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100% से -100 पिक्सल कम। तो उसके लिए हमने कहा कैलकुलेट करें 100% -100 पिक्सल कम। तो अब इसको आप जितना मर्जी रिसाइज कर लें, इसने हमेशा 100 पिक्सल कम रहना है अपने पेरेंट एलिमेंट से। इसकी एक मैंने आपको शुरू कुछ अर्सा पहले एक एग्जांपल एक और दी थी, वो व्यू पोर्ट हाइट के हिसाब से दी थी। जो हमारी जो पिछली वेबसाइट थी ना, उसमें हमने स्टाइलिंग कुछ इस तरह से की हुई थी। मुजम्मिल भाई जानते होंगे, उन्होंने इस वेबसाइट को देखा होगा पहले, देखा होगा। अच्छा, यहाँ पे ना टॉप बार डिस्प्ले नहीं हो रहा। इस सेक्शन की जो हमने विड्थ दी थी ना, इसके टॉप बार की विड्थ थी 64 पिक्सल, उसको रिमूव किया गया था किसी खास वजह से मैंने किया हुआ है। इसकी विड्थ को हमने कैलकुलेट किया था 100%, कि ये वाला सेक्शन जो है जिसमें ये चीज़ें रोटेट कर रही हैं, ये हमेशा 100% में ही दिखनी चाहिए, वो चाहे जितनी बड़ी स्क्रीन हो जाए। अगर वो मोबाइल की स्क्रीन है तब भी इसमें ये चीज़ एग्जैक्ट पूरे इसमें सेक्शन एरिया में शो होनी चाहिए। अगर हम लैपटॉप में देख रहे हैं तब भी ये 100% इसकी हाइट पे शो होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये किसी छोटी स्क्रीन में देख रहे हैं, किसी भी स्क्रीन में देख रहे हैं, 100% तो डिस्प्ले होना ही चाहिए सेक्शन। तो इसकी विड्थ हाइट को हमने कैलकुलेट इस तरह फिर किया था। ये होम रैपर, इसको मैंने दिया था कि मिनिमम हाइट जो है ना इस सेक्शन की, ब्लैक सेक्शन की, और इस चीज को कैलकुलेट किया था 100 व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट कितना बनता है इस ब्राउजर का, इतना 100%, वो किसी भी स्क्रीन को कह लें। व्यू पोर्ट हाइट वो किसी भी डिवाइस की हाइट का 100%, जैसे -64 पिक्सल, -64 पिक्सल, वो 64 पिक्सल जो था वो टॉप बार, वो टैब नैप बार टॉप बार जो था वो 64 पिक्सल का था। तो वो 64 पिक्सल वो नैप बार भी डिस्प्ले होता था, और साथ में बाकी ये वाला सेक्शन जो है ब्लैक वाला सेक्शन, ये पूरा डिस्प्ले होता था। ये जी हाँ, हाँ, वो कुछ भी हो सकता है ना। फर्ज करें अगर आप इस मोबाइल में देख रहे हैं तो इसके व्यू पोर्ट की हाइट अगर फर्ज करें 800 पिक्सल है, हो सकता है आपके मोबाइल की व्यू पोर्ट की हाइट का साइज 700 पिक्सल हो। क्या चीज, तकरीबन कह लें आप। तो ये व्यू पोर्ट फर्ज करें आप किसी और की मोबाइल में उसका व्यू पोर्ट 600 पिक्सल के बराबर है, तो ये उस इंसान को एग्जैक्ट एक जैसा ही डिस्प्ले हो रहा होगा, हर इंसान को, हर यूजर को। हाँ, ये स्टैटिक है, क्यों कैलकुलेट करके कर दे। जी जी, कैलकुलेट करके हाइट पास की है, मिनिमम हाइट उसकी सेट कर दी है कि मिनिमम उतने ही डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन बनाए हुए हैं, ये फंक्शन वैसे CSS में ये लिखे हुए हैं, जावास्क्रिप्ट में फिर हम फंक्शन जाके बनाना सीखेंगे भी। जावास्क्रिप्ट में तो खुद हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, बनाना सीख लेते हैं। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिस तरह ये प्री डिफाइंड फंक्शन है कैलकुलेट का। जावास्क्रिप्ट में जाके हम फंक्शन बनाना खुद से सीखते हैं। जी फंक्शन ही है इसमें, के कैलकुलेट कर दो 100% में से
माइनस कर दो 100 पिक्सल को। ये देखिए मैथ फंक्शन उसने लिखा हुआ है कि मैथ के फंक्शन है। इसी तरह मैक्स और ठीक है जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों के ऊपर सही से सेटिंग कर देते हैं। ऊपर करके नजर व्हाइट बोर्ड पे नहीं ट्राई इट में तो मैंने करके दिखाई दिया ना। ये ट्राई इट में कैलकुलेट करके विथ को अभी यहाँ पे जो हमने किया था कैलकुलेट ठीक करें बिल्कुल जी जी हाँ ये बिल्कुल हाँ एक उसको एक दूसरी जी नहीं वैसे नहीं कर अच्छा ये चीज मैं आपको बेहतर समझा देता हूँ। फर्ज करें यहाँ पर इससे समझा देता हूँ। इसमें आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूंगा। ये आजा शो हो जा और कंट्रोल शिफ्ट आई अच्छा ये देखें आपके सामने ना ये विड्थ तो चेंज हो रही है 937 पिक्सल और साथ में 757 पिक्सल शो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। अच्छा ये इसने जब कैलकुलेट किया ना इसे यहाँ पे कैलकुलेट का फार्मूला था हाइट इसकी कितनी शो करवा रहा था 757 पिक्सल। ये हमने रखा था ये होम रैपर को और जब हमने कहा कैलकुलेट कर दे 100 व्यू पोर्ट की हाइट जो है ना इस टाइम ये 757 पिक्सल है ठीक है 757 पिक्सल माइनस 64 पिक्सल माइनस 64 पिक्सल कितना बन गया 757 ठीक है ठीक है ये जितना भी बन गया 697 जितना भी आपने कह दिया माइनस किस तरह 757 कह लेंगे उसे 757 माइनस 64 693 पिक्सल। अब ये ब्लैक बॉक्स का साइज जो है ना ये ब्लैक सेक्शन ये 693 पिक्सल का बन चुका है मेरी स्क्रीन के लिए इस स्क्रीन के लिए। लेकिन हो सकता है कि आपके मोबाइल की हाइट मेरी डिवाइस की हाइट कितनी थी 700 757 पिक्सल थी ठीक है
तो 64 पिक्सल माइनस करने के बाद ये 693 पिक्सल बन चुकी है। तो ये वाला सेक्शन 693 पिक्सल का है इस टाइम मेरी स्क्रीन के लिए। फर्ज करें हमारे पास जो मोबाइल है इसकी हाइट जो है वो है 500 पिक्सल, इसकी हाइट, व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। अब ये ब्लैक सेक्शन जो है ये मेरे डिवाइस में ये कितने पिक्सल का बन जाएगा? 500 में से अगर 64 पिक्सल करें 36, तो ये ब्लैक सेक्शन जो है ये मेरी डिवाइस के लिए ऑटोमेटिकली 436 पिक्सल का बन जाएगा और फिर वो मेरे इस पे ऑटोमेटिकली वो 100% डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरह कैलकुलेट वो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट कैलकुलेट कर देगा और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। सही, बिल्कुल हो जाएंगी। जब प्रैक्टिकली आप खुद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। जी, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएंगी चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैक्स फंक्शन, मैक्स क्या करता है? द मैक्स फंक्शन यूजेस द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, जो दोनों में से जो जो भी बड़ी वैल्यू मिल जाए वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास उसने कहा विथ मैक्स 50% या 300 पिक्सल। ठीक है, ये इस डिव को कह रहा है कि विथ इसकी कितनी होनी चाहिए, या तो 50% हो या फिर 300 पिक्सल हो। 300 पिक्सल में से और 50% में से जो विथ भी बड़ी आ जाए उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है इसने। इसको कल देख लें अब। ये देखें, अच्छा यहाँ पे एक डिव है हमारे पास div 1 के नाम से। ठीक है, इसने इसको कह दिया कि इसकी मैक विथ कितनी होनी चाहिए, इसकी विथ कितनी होनी चाहिए, या तो 300 पिक्सल या फिर 50%। तो अगर तो 300 पिक्सल ज्यादा है विथ 50% से तो 300 पिक्सल ही इंप्लीमेंट होगी। अब फर्ज करें यहाँ पे हम ले जाते हैं इस पॉइंट पे। अब ये इसकी विड्थ 300 पिक्सल है, लेकिन फर्ज करें हमारी स्क्रीन बड़ी है, तो फिर क्या होना है? इसने कम से कम 50% लेना है। तो जैसे इस पॉइंट पे आ जाता है, अब ये 50% इसकी विड्थ हो गई है इसके पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। तो वो कह रहा है मैक्सिमम ले लो, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है उसको यूज करो, जो बड़ी वैल्यू होगी उसने इसको इम्प्लीमेंट कर देना है विड्थ को। या तो 300 पिक्सल अगर बड़ी वैल्यू है तो 300 पिक्सल इम्प्लीमेंट करो इस डिव को, और अगर 50% है तो 50% इम्प्लीमेंट कर दो इसके पेरेंट एलिमेंट का। बिल्कुल, इसी के भी हाथ पे चल रही है। ने वो क्या कहते हैं, अच्छा वो ना उसमें आया था मीडिया क्यूरीज में वो चीज आई थी CSS2 में, लेकिन उन्होंने CSS3 में जब न्यू फीचर्स इंप्लीमेंट किए हैं तो वो भी चीज चेंज कर दी। हाँ, अब वो तरीका एक अलग तरीके से काम करता है, वो डिवाइस की रेजोल्यूशन बता कर काम करती है चीजें। जी। हम्म। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल रेजोल्यूशन के साथ।
करें मूव आगे थोड़ा सा। द मिनिमम फंक्शन, जिस तरह हमने मैक्स अभी देखा कि बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है, इसी तरह मिनिमम जो छोटी वैल्यू है उसको इम्प्लीमेंट कर दे, ठीक है, 50% या 300 पिक्सल में जो छोटी वैल्यू होगी अब वो इम्प्लीमेंट हो रही होगी। देखें, करके देख लें। इस टाइम ये देखें, ये 50% और 300 पिक्सल में कौन सी वैल्यू छोटी है, जाहिर सी बात है वो 300 पिक्सल वैल्यू छोटी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आगे 50% जो विड्थ है वो छोटी है, 300 पिक्सल ज़्यादा बन जाती है, तो ठीक है, वो मिनिमम जो है। अच्छा, वो यहाँ पे देखें, ये साइज भी बता रहा होता है कि इस टाइम व्यू पोर्ट का साइज क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये 214 पिक्सल है, 214 का 50% कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, तो ये इस टाइम ये 107 इम्प्लीमेंट हो रहा है, 300 पिक्सल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर हम इसको 600 पे ले जाएं तो अब ये बराबर हो चुका है, ठीक है। अब तक वो 50%, अब तक कौन सा हो रहा था, 50% इम्प्लीमेंट हो रहा था। अब जब हम इसे बड़ा करते हैं फिर क्या होता है, अब 300 से ज्यादा ये इसकी विड्थ बनना शुरू हो जाती है परसेंटेज के हिसाब से। तो अब इसने किस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, अब पिक्सल वाले को इम्प्लीमेंट शुरू कर देना है, क्योंकि अब वो छोटी वैल्यू रह गई, ठीक है। तो ये लॉजिकल चीजें हैं, इसको कुछ समझ लें आप। क्लियर? हाँ हाँ, तब तब भी वो पूरी ही डिस्प्ले होगी। यकीन माने उन्होंने ज्यादा अच्छी एग्जांपल दे दी आपको। आप करके देख लें, आप ना उसको सीधे अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे तो आपको क्या कहते हैं 100% पे डिस्प्ले होगा। अब जैसे उसको रोटेट करेंगे तब भी वो आपको 100% व्यू पोर्ट पे डिस्प्ले हो रहा होगा। रोटेशन का क्या सीन है? यही तो कैलकुलेट कर रहा था वो, यही तो वो कैलकुलेट कर रहा है ऑटोमेटिकली। ये प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने दे दिया आपको। अच्छा, ये जल्दी से मीडिया क्यूरीज कर लेते हैं। अच्छा, सिर्फ एक ये छोटा सा टॉपिक है और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, सीएसएस वो बताता है कि सीएसएस 2 में मीडिया क्यूरीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों यूज किया था? रिस्पॉन्सिव चीजों को करने के लिए, कि हर मीडिया के हिसाब से सीएसएस में कुछ रूल ऐसे लिख दिया जाए कि कुछ चीजें जो हैं वो मोबाइल की स्क्रीन पे इम्प्लीमेंट हो जाएं, कुछ चीजें लैपटॉप के लिए इम्प्लीमेंट हो, कुछ चीजें बड़ी स्क्रीन के लिए इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। वो चीजें वो बाद में कहता है, अनफॉर्चुनेटली दिस मीडिया टाइप्स नेवर गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट बाय डिवाइसेस, ठीक है, बदकिस्मती से इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया गया। तो सी एस एस थ्री में उन्होंने मीडिया क्यूरीज को इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले मीडिया टाइप्स थी, अब बाद में मीडिया क्यूरीज आ गई। वो कहते हैं मीडिया क्यूरीज इन सी एस एस थ्री एक्सटेंडेड द सी एस एस टू मीडिया टाइप्स आइडिया, उसी आइडिया को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। वो कहता है अब वो डिवाइस की टाइप को नहीं देखता, अब वो क्या देखता है, उसकी कैपेबिलिटी को देखता है, उसके साइज के हिसाब से। अच्छा, अब वो काम किस तरह करता है, ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपने खुद से पढ़नी है, नमाज से पहले, अजान से पहले मैं कोशिश करता हूँ इसको प्रैक्टिकली समझाने, थ्योरी आप खुद पढ़ लेंगे इसकी इंशाल्लाह। अच्छा, मीडिया क्यूरी इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, ये चीजें आपने देखनी है। इसका तरीका देखें, सिर्फ बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा। फर्ज करें इस कोड को हटा दें, ये बॉडी का ना बैकग्राउंड कलर देखें उसने क्या दिया हुआ है। मीडिया क्यूरीज में क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं एट मीडिया,
ये मीडिया क्यूरी लिखने लगे हैं, क्यूरी बता रहे हैं हम कि ठीक है, कुछ कंडीशन लगाने लगे हैं फर्स्ट करें कि मुख्तलिफ साइज के हिसाब से कलरिंग करना या ठीक है कलर एडजस्ट करना, किसी भी सीएसएस की प्रॉपर्टी को एडजस्ट करना क्यूरी लगाकर हमने इसको बताया। अब इधर ये देखें कि मीडिया, ठीक है, ये क्यूरी है स्क्रीन के लिए। हम मोस्टली स्क्रीन के लिए ही काम कर रहे होंगे, तो आपने इस चीज का बेशक रट्टा लगा लें कि ये इस तरह ही लिखा जाने वाला है एट मीडिया स्क्रीन एंड। वो कहता है कि जब मिनिमम विथ 480 पिक्सल हो जाए, ठीक है, अगर तो हमारी स्क्रीन की मिनिमम विथ जो है वो 480 पिक्सल है, तो फिर उसके अंदर हम जो भी सीएसएस के रूल लिखेंगे वो इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या था, पिंक। लेकिन वो कहता है कि अगर तो स्क्रीन और उसकी विथ 480 पिक्सल के बराबर है या उससे ज्यादा बड़ी है, फिर बॉडी को ये वाली चीजें इम्प्लीमेंट कर दो। तो अब देखें, अब ये लाइट ग्रीन कलर। हाँ, नहीं, ये हम दरअसल स्क्रीन के लिए कर रहे हैं। एक चीज होती है कि अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, प्रिंट मीडिया का मतलब न्यूज़पेपर जिसको आप प्रिंट करते हैं। फर्ज करें अगर आप यही चीज कंट्रोल पी दबाकर प्रिंट करेंगे, तब ये चीज उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, उस पे एक अलग तरीके से काम कर रही होगी। फिर ये चीज इम्प्लीमेंट हो रही है, फिर ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे फिर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। वो फिर पिंक काम कर रहा है ना। ये अब वो करके दिखा देता हूँ, ये देखें, जैसे ही ये देखें यहाँ पे 480 से कम हो जाएगा, यहाँ पे आपने चेक करना है। जैसे ही 480 पिक्सल से कम होगा, ये देखें वो पिंक आ गया। ये चीज अंदर वाली चीज उस टाइम वर्क कर रही है जब मिनिमम विथ 480 पिक्सल है, 480 या उससे ज्यादा। ये नहीं, ये रेजोल स्क्रीन साइज का मतलब स्क्रीन साइज ये व्यूपोर्ट के साथ व्यूपोर्ट हमारा कितना है, हम स्क्रीन ही लिखेंगे। अगर हम ये ना भी लिखें, स्क्रीन ना भी लिखें, अगर हम इस तरह कर दें एट मीडिया, ये तब भी काम करेगा। ठीक है, ये ठीक है, ये तब भी काम करेगा। अब ये प्रिंट मीडिया के लिए भी ऑटोमेटिकली काम करेगा। हमने इसको कोई मीडिया टाइप नहीं बताया। ठीक है, मीडिया टाइप इसमें कुछ इन्होंने बताया होगा कौन कौन सी मीडिया है। प्रिंट है, स्क्रीन है, स्पीच का बारे में ये स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है, हम कभी उनके लिए काम नहीं करते। ठीक है, अब ज़रूरत नहीं पड़ती हमें इस तरह के काम करने की। और प्रिंट के लिए भी हम काम नहीं करते, हम जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह बना रहे होते हैं वो स्क्रीन के लिए ही बना रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लिखें, बल्कि एक बेहतर एग्जाम्पल यही है कि स्क्रीन लिख दें, और नहीं भी लिखें तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो बस ये फिर बाद में आप ये क्यूरी आपने लिखनी है, इसको मीडिया क्यूरी कहते हैं। इसी के साथ बाद में ना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाती है। रिस्पॉन्सिव किस तरह होती है, फर्ज करें आपने यहाँ पे आके, इसमें एग्जांपल दी गई है कि आपकी जो बड़ी स्क्रीन है ना वो 980 पिक्सल पे है। बल्कि एक ना ये मिनिमम विड्थ है और एक मैक्सिमम विड्थ का भी कॉन्सेप्ट है। मैक्स विड्थ का भी देख लेते हैं, फिर आपको बेहतर एक समझ लग जाएगी। यहाँ पे आपको मैक्स विड्थ इस पेज में नहीं है। ये मैक्स इसी को कर देते हैं। अब ये चीज पिंक हो चुकी है। अब हमने इसको ना रिवर्स कर दिया, इसको रिवर्स गियर पे ले गए। अब ये जो चीज़ है ये पहले बड़ी स्क्रीन के लिए काम कर रही है,
ठीक है। लेकिन हमने अब इसको मीडिया क्यूरी में क्या बता दिया कि जब तक ये 480 पिक्सल तक स्क्रीन है, 0 से लेकर 480 पिक्सल तक स्क्रीन है, उसके लिए बॉडी का कलर ये कर दो, लाइट ग्रीन कर दो। तो जब ये 0 से लेकर 480 पिक्सल तक स्क्रीन है, तो फिर ये नीचे वाला सेक्शन कलर इंप्लीमेंट होगा, और उसके अलावा ये नॉर्मल जो भी कोड हम पहले लिखते हैं। तो अभी आपको ना इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ नीचे इसमें जल्दी से, ताकि हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाए। ये CSS की मीडिया क्वेरीज की कुछ एग्जांपल आपने घर जाके इसको ना ठीक से रीड करना है। ठीक है। अब फर्ज करें आपकी एक वेबसाइट आप बना रहे हैं। ठीक है। आपके पास एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, ये लार्ज स्क्रीन है, बहुत बड़ी स्क्रीन है। ठीक है। एक मीडियम साइज की स्क्रीन है, एक स्मॉल स्क्रीन है। ठीक है? ये स्मॉल स्क्रीन है आपके सामने, ये लार्ज स्क्रीन है। आप क्या करते हैं, लार्ज स्क्रीन में आप चार चार कॉलम भी डिस्प्ले करवाते हैं। एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम। ठीक है, ये लार्ज स्क्रीन पे। लेकिन आपके पास जो स्मॉल स्क्रीन है, उसमें आपके पास इतनी स्पेस ही नहीं होती। उसमें क्या करते हैं, उसमें आप सिर्फ एक कॉलम पे चीजें ले जाते हैं। तो एक कॉलम पे लेके जाने के लिए उसने यहाँ पे यही चीजें बताई हैं। इसके एग्जाम्पल फिर वो समझा रहे हैं आपको कि किस तरह से ये चीजें करती हैं। फिर ये देखिए, हमारा जो फर्ज करें हम 3 या 4 कॉलम की वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है। हमने क्या किया, कॉलम को हमने कहा फ्लोट लेफ्ट और विड्थ कितनी हुई, 25% ईच। ठीक है। ये बड़ी स्क्रीन जितनी भी है ना, हमने सबसे पहले कॉलम को ये कह दिया कि ये कॉलम तो होनी चाहिए। उसके बाद हमने मीडिया में जाके कहा कि जैसे ही स्क्रीन वो ज्यादा से ज्यादा 992 पिक्सल यानी कि नॉर्मल स्क्रीन पे पहुंच जाए, तो फिर क्या हो जाए, कॉलम की विड्थ 50% पे चले जाए। ठीक है। तो जैसे ही फर्ज करिए उसमें थोड़ी सी छोटी स्क्रीन आ गई, हमारे पास लैपटॉप वाली स्क्रीन आ गई। तो जैसे ही हम इसको लैपटॉप वाली स्क्रीन पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये कॉलम की विड्थ कितनी हो गई, 50%। ठीक है। तो हम चीज़ों को इस तरह से एडजस्ट कर दिया कि वो कम डिस्प्ले हो। इससे भी अगर हम कह दें कि छोटी स्क्रीन पे, फर्ज करें हम इसे मोबाइल पे लेके जाते हैं, हम कहते हैं मोबाइल वाली स्क्रीन पे। तो मोबाइल वाली स्क्रीन पे ये क्या हो जाएगा, ये 100% पे। ठीक है। ये फर्ज करें ये लेफ्ट कॉलम है, लेफ्ट कॉलम पे आप वो दिखा रहे हैं, मेन्यू बार दिखा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, और राइट साइड पे आप क्या दिखा रहे हैं, दूसरा कंटेंट दिखा रहे हैं, मेन वेबसाइट का कंटेंट। ठीक है। जैसे ही ये मोबाइल वाली स्क्रीन पे आप लेके जाते हैं, ठीक है, तो मेन्यू जो है ये आपके पास एक साइड पर डिस्प्ले, ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, और बाकी का कंटेंट वो नीचे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप नहीं नहीं, हाइट नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो चीजें हो रही है ना, विथ विथ कम ज्यादा हो रही है एक चीज। और उसके बाद जब हम रिस्पॉन्सिवनेस में काम कर रहे हैं ना, फिर हम पिक्सेल्स के साथ काम नहीं करते, फिर हम परसेंटेज के हिसाब से काम कर रहे हैं।
जब मीडिया क्यूरीज के साथ काम कर रहे हैं, फिर विथ और हाइट जो है, हम उसको ऑलवेज परसेंटेज के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, उसमें तो फिर क्या कहते हैं, उसमें फिर आप मीडिया क्यूरीज नहीं लगाएंगे, उसमें फिर जाहिर सी बात है वो परसेंटेज के साथ ही काम कर रहे होंगे, मीडिया क्यूरीज लगाए बगैर। उसमें बॉक्सेस आपके ऑटोमेटिकली परसेंटेज के हिसाब से कम होते रहेंगे, लेकिन वो उतने ही रहेंगे। बिल्कुल क्लियर। बाकी फिर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे उसने बना के दिखाई हुई है मीडिया क्यूरीज की एग्जांपल, फिर एक ये वाली एग्जांपल भी उसने दी हुई है मीडिया क्यूरीज के साथ, कि रिस्पॉन्सिव उसने किस तरह किया हुआ है। इसके ऊपर आप चेक कर लेंगे एग्जांपल जाके। जी, बस यही है, बस मीडिया क्यूरीज। नहीं, वो हार्ड के हिसाब से वो मीडिया, वो तो आपको बताया ना कि वो उसमें था, पहले था सीएसएस 2 में था, लेकिन वो रूल खत्म हो गया, वो ये अब वो एब्सोल्यूट हो गया और ये चीज़ आ गई। अब ये देखें, ये वेबसाइट, इस पे इन्होंने मीडिया क्यूरीज इंप्लीमेंट की है, ये बड़ी स्क्रीन में इस तरह से डिस्प्ले हो रही है वेबसाइट, ये लेफ्ट साइड में मेन्यू भी आ रहा है, अब ये मेन्यू बार आ रहा है, ये लेफ्ट बार भी आ रहा है। अब जैसे ही हमने इसको छोटी स्क्रीन पे लेके जाते हैं, तो मेन्यू भी इसका चेंज हो गया, ठीक है। ये अबाउट मी वाला सेक्शन ये ऊपर आ गया, ये राइट साइड वाला सेक्शन ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया और ये फुटर आ गया। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, बाकी जब कलरिंग वगैरह जिस तरह से आप करेंगे वो चीज़ जैसे मर्जी करते जाएंगे। क्लियर। तो ये हमारा CSS मीडिया क्यूरीज ये तकरीबन खत्म हो चुका है। बाकी इसके ये एडवांस में ना जाएं अभी, एडवांस में जाएंगे तो सारी चीज़ें समझ से बाहर होती जाएंगी, ठीक है। इसकी जो छोटी सी एग्जांपल है ना, पहले उस चीज़ को कवर करें, बाद में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ लगेंगी। इंशाल्लाह कल फ्लेक्स बॉक्स और फ्लेक्स बॉक्स के बाद ये CSS को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद किस चीज़ को नहीं, ये चीज़ें छोड़ दें, ये आप अगर आप में से जो करना चाहे वो अपनी मर्जी से आप जो मर्जी करें, अपनी मर्जी से आप जो मर्जी करें, कोई रुकावट नहीं आपके लिए। हाँ, हाँ, ये CSS ग्रेड नहीं करेंगे, हम उसकी जगह फ्लेक्स करेंगे। आप दोनों में से कोई एक कर लेना, तो ठीक है, वो भी एक ग्रिड बनाने के लिए काम होता है, ये भी ग्रिड बनाने के लिए। बिल्कुल, आप किसी भी चीज़ को, दरअसल मैंने फ्लेक्सबॉक्स किया, मैं फ्लेक्सबॉक्स के साथ काम करता हूँ, ग्रिड हमारे, आप किसी को भी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लें, आप ग्रिड के साथ काम करना चाहते हैं ग्रिड के साथ काम कर लें, आप फ्लेक्सबॉक्स के साथ काम करना चाहते हैं फ्लेक्सबॉक्स के साथ काम कर लें। मोस्टली जो मार्केट में डेवलपर्स हैं वो फ्लेक्सबॉक्स को यूज़ करते हैं, इस वजह से जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा यूज़ होती है वो चीज़ हम कर रहे हैं। यस, यस, काफ़ी सारी चीज़ें CSS तकरीबन हमारा सारा खत्म हो गया, अब उसके अलावा क्या है, आप जो भी पढ़ना चाहें आप खुद से पढ़ लें, इसमें यानी कि कोई रुकावट नहीं है। बूटस्ट्रैप करें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ देखेंगे। हाँ, वो तो ये हो जाएगी एक बूटस्ट्रैप। अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, दरअसल जो डेवलपर है ना, उसको डेवलपमेंट ही अच्छी लगती है, डिजाइनिंग तो या क्या कहते हैं, क्योंकि ना अ, कई मरतबा यानी कि हमें जब खुद से चीज़ें चेंज करनी पड़ती है ना, इसमें जो वेबसाइट वगैरह, कई मरतबा इसमें लेआउट बनाने में मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता हूँ,
हालांकि ये इसकी एक एक चीज को मैंने खुद से डिजाइन किया हुआ हर चीज को। जब मैं पहले मैं भी ना मेरी भी ख्वाहिश ये होती थी कि यार हर चीज को मैं खुद से ही करूं, मैं क्यों किसी दूसरे के कोड को यूज करूं। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये डिजाइनिंग वगैरह ये बॉर्डर वगैरह देना इस तरह की चीजें लाजमी नहीं है कि आपको बनी बनाई हुई मिले। ठीक है। तो मेरी कोशिश होती थी हर चीज को मैं खुद से करूँ, जितनी एनिमेशन लगा सकूँ वो खुद से लगाता जाऊँ, हर एनिमेशन भी खुद से बनाऊँ। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, हर चीज में टाइम लगता है। आप हर चीज को खुद से बनाने लग जाएंगे तो आपका ढेर टाइम हो जाता है, ज़ाया होता है। लेकिन जब आप लर्निंग स्टेज में है उस टाइम तक तो आपने खुद से ही करना है। जब आप लर्निंग स्टेज में है ना उस टाइम तक आपने खुद से ही करना है। जब आप आपको लगे कि आप इतना सीख चुके हैं कि अब आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है, फिर उस टाइम तो हमारे पास ढेर थीम भी पड़े हैं, ढेर लेआउट पड़े हैं, हर चीज बनी बनाई। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आपने सिर्फ कोड उठा के वेबसाइट पे रखना है और तभी आपकी डिमांड फिर है मार्केट में। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको किसी ने भी ये नहीं कहना कि आप शुरू से HTML CSS के साथ कोड लिख कर दें। तो आपका तो टाइम बहुत ज्यादा आप उसका कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसको टाइम पे वेबसाइट डिलीवर नहीं करके दे सकेंगे। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डिंग को ये करते हैं इंशाल्लाह। लेक्चर यहाँ पे हमारा वाइंड अप होता है आज का। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट। जी बिल्कुल, इसमें कलर्स आते हैं ना इस वजह से। जी जी बिल्कुल। चलिए फिर एक्सबॉक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट बैंड को।